हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर में 20वीं शताब्दी के विश्व को। इसमें हम सेकंड पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं और सेकंड पेपर में भी हम आज सॉल्व करेंगे किसको, हमारी यूनिट 3 को, जिसमें हम 1919 ईस्वी तक विश्व पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्वरूप, पेरिस संधि सम्मेलन, उसके दूरगामी परिणाम, 1917 की रूसी की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना, क्रांति के आर्थिक राजनीतिक पहलू, इसके परिणाम और पश्चिम पर रूसी क्रांति की प्रतिक्रिया, ये सब हम आज तीसरी यूनिट में कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है या फिर आपके MA के जो सिलेबस है उससे मैच होता है और यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण एवं परिणाम का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए। प्रथम युद्ध के कारण की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध या फिर प्रथम महायुद्ध के कारण महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालिए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के उत्तरदायित्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। यूरोप में सन 1914 का युद्ध बड़ा भीषण एवं भयंकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध न केवल यूरोप की वरन विश्व इतिहास की एक महान घटना थी। इससे पूर्ण समस्त युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर लड़े गए थे और कुछ ही देश के मध्य लड़े गए थे, किंतु इस युद्ध में विश्व के लगभग प्रत्येक देश उलझा हुआ था, अर्थात किसी न किसी पक्ष को समर्थन दे रहा था। इसमें पहली बार गोरी, काली, भूरी जातियों ने एक साथ एक दूसरे की हत्या करने में भाग लिया था। कैटलरी शीघ्र ही संपूर्ण विश्व इस युद्ध की आग में घिर गया था। हमें यह बताना जरूरी है कि विश्व युद्ध के कारण दल प्रथा का जन्म होना था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दल प्रथा का जन्म हो गया था। दूसरा आधार गुप्त राजनीति, कूटनीति की भ्रष्टता का आरंभ होना था। यूरोप में महान शक्तियों में से प्रत्येक अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, क्योंकि देश में सम्मान, आर्थिक कारणों से यह आवश्यक था। इसी प्रकार सैनिक भावनाओं का जन्म लेना भी था। बल प्रयोग ही अधिकार है कि नीति पर बल देना था। साथ ही साथ मूर्ख को संकट एवं बालकट समस्याएं थीं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रीय, आर्थिक, साम्राज्यवादी एवं अनेक कारणों से हुआ था। बाल्कन राज्य सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस की हत्या की घटना से युद्ध प्रारंभ हुआ था, परंतु प्रथम महायुद्ध के कारण का निर्माण बहुत पहले ही हो चुका था, जिसकी विवेचना निम्न प्रकार है। पहले आती है उग्र राष्ट्रीय भावना। उग्र सैनिकवाद की भावना का उदय हुआ था। ये पहले की है ना। यूरोपीय देशों का दो गुटों में बढ़ जाना, उपनिवेश स्थापना, आर्थिक साम्राज्यवाद, समाचार पत्र द्वारा भूमिका, जर्मनी का पूर्व की ओर विस्तार, विलियम द्वितीय का चरित्र, ऑस्ट्रिया की नीति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का अभाव, युद्ध का तात्कालिक कारण, ये प्रमुख कारण थे प्रथम विश्व युद्ध होने के। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण में सबसे पहले आता है उग्र राष्ट्रीय भावना। प्रथम महायुद्ध का कारण उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। यूरोप में अनेक राज्य में राष्ट्रीय भावना उभर कर सामने आई। इसी भावना के कारण फ्रांस जर्मनी से अपने खोए हुए प्रांतों की वापसी चाहता था। राष्ट्रीयता के कारण बाल्कन राज्यों में अशांति फैल गई। राष्ट्रीयता के कारण ऑस्ट्रिया सर्बिया में शत्रुता बढ़ गई। उग्र राष्ट्रीय भावना के कारण जर्मनी इंग्लैंड के संबंध खराब हो गए। उग्र सैनिकवाद की भावना का उदय। यूरोप में इस काल में उग्र सैनिकवाद की भावना बढ़ी। सभी देशों में सेना पर किया जाने वाला खर्च तेजी से बढ़ा दिया ताकि सैनिक शक्ति बढ़ा सकें और अच्छे उपकरण प्राप्त कर सकें। जर्मनी सबसे आगे था और फ्रांस, रूस उसके पीछे थे। ऑस्ट्रिया अपनी ताकत घरेलू उलझनों के कारण नहीं बढ़ा सका था। ब्रिटेन ने जर्मनी के कारण अपनी जल सेना पर खर्च बढ़ा दिया। पड़ोसी देश पर हमला ना कर दे, इस डर से उन्होंने अपना खर्च बढ़ा दिया, अनिवार्य सेना रखी। इस प्रकार वे राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शांति के लिए खतरा बढ़ा रही थी। परंतु जिस सैनिकरण से एक देश की
सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था, उसी से पड़ोसी देश में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती थी। इस प्रकार सैनिकरण से सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिला, लेकिन बदले में भय की भावना को भी बढ़ावा मिला। ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं जिनमें युद्ध की महिमा का गुणगान किया गया। यूरोप के लोगों में इन पुस्तकों की रुचि से पढ़ते थे, और यूरोप में ऐसे भी देश थे जिन्होंने सैनिकरण तेजी से किया था। फिर यूरोप में ऐसे समूह थे जो युद्ध के खतरों से सरकार को अवगत कराते थे। 1899 से 1809 2 बार हेग में शांति सम्मेलन भी हुए थे, फिर भी सैनिकरण चलता रहा। यूरोपीय देश का 2 गुटों में बंट जाना। 1914 में यूरोपीय देशों का 2 गुटों में बंट जाना। 1914 में यूरोपीय देश 2 बड़े शिविरों में बंट गए थे। त्रिराष्ट्रीय साध के साथ सदस्य एवं त्रिराष्ट्रीय सौहृदय के सदस्य। इस प्रणाली की शुरुआत 1978 में हुई थी, जब ऑस्ट्रिया जर्मनी संधि हुई थी। 1879 में सबसे पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में संधि हुई। 1882 में इटली ने भी संधि कर ली। इसे त्रिराष्ट्रीय संधि की स्थापना हुई। त्रिराष्ट्रीय सौहृदय के मूल में 1894 में फ्रांस रूस संधि हुई थी। बाद में आंग्ल फ्रांस सौहृदय एवं आंग्ल रूस सौहृदय की स्थापना हुई। इस प्रकार रूस फ्रांस इंग्लैंड का त्रिराष्ट्र सौहृदय बना और 1907 में ये बन गया था। यूरोप के बड़े 2 देश 2 विरोधी शिविरों में विभाजित हो गए थे। यही प्रथम महायुद्ध का कारण बना। प्रोफेसर फी के शब्दों में युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था कि गुप्त संधियां की 2 प्रणालियां, जिसका विकास प्रशा एवं फ्रांस के युद्ध के बाद हुआ था, और यूरोप धीरे धीरे 2 शिविरों में विरोधी गुटों में बंट गया था। इसमें से एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता गया और वे अपनी सेना और नौसेनाओं में वृद्धि करते रहे। उपनिवेशवाद स्थापना, आर्थिक साम्राज्यवाद, औद्योगिक क्रांति के कारण प्रत्येक राष्ट्र को कच्चा माल प्राप्त करने एवं कारखानों का बना माल बेचने के लिए बाजारों की ज़रूरत थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण उन नए देश की ज़रूरत थी। अतः यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र अफ्रीका, एशिया, बाल्कन राज्यों में अपना अधिकार स्थापित करने की बात सोचने लगे। यूरोपीय राज्य में होड़ लग गई और कच्चे माल बाजार एवं पूंजी के लिए विनियोग के लिए ऐसा किया गया। नए उपनिवेश की तलाश की जाने लगी और आर्थिक साम्राज्यवाद की भावना बढ़ी। हर एक ऐसा सोचने लगा जिससे कहीं कहीं युद्ध भी हुए। दूसरे देश को अपने प्रभाव क्षेत्र में आने का नाम आर्थिक साम्राज्यवाद था। यूरोपीय देशों में तनाव की स्थिति आई। विभिन्न राज्य उपनिवेशों की खोज में निकले तो उनमें संघर्ष हुआ। आर्थिक हित टकराने के कारण युद्ध की संभावनाएं बढ़ गईं। समाचार पत्रों द्वारा भूमिका। इतिहासकारों ने समाचार पत्र एवं जनमत को भी विश्व युद्ध के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। समाचार पत्र 2 देशों के मध्य मतभेद के किसी प्रश्न को चुनते और उन पर लिखते रहते जब तक कि नियमित समाचार पत्र युद्ध शुरू न हो जाए। इन दिनों शिक्षा के प्रसार के कारण लोग इन बातों में अधिक रुचि लेते थे और खासकर सरकारी गतिविधियों में धीरे धीरे समाचार पत्रों का महत्व बढ़ गया था। फ्रांस में समाचार पत्र विदेशी नीतियों पर टिप्पणी नहीं करते थे। जर्मनी के समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण था। ब्रिटेन के समाचार पत्र अपनी बात कहते थे। इस प्रकार समाचार पत्रों में साधारण घटनाओं को उत्तेजित ढंग से भी प्रकाशित किया जाता था, जिससे कि यूरोपीय देश में समझौते के स्थान पर तनाव उत्पन्न हुआ। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में केसर विलियम के कार्यों को एक ऐसा बताया गया है कि इंग्लैंड के निवासी जर्मन वासी को अपना शत्रु समझते थे। जर्मनी का उद्देश्य पूर्व की ओर विस्तार करना था, इसलिए सम्राट ने सुल्तान से दोस्ती की और बर्लिन बगदाद योजना बनाई। इंग्लैंड ऐसा नहीं चाहता था। इस प्रश्न पर दोनों में तनाव एवं विरोध हुआ। विलियम द्वितीय का चरित्र। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय जर्मनी को संसार की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, जिससे साम्राज्य विस्तार की भावना का उदय हुआ। वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने सेना पर अधिक ध्यान दिया, जिससे नील नहर को गहरा
कराया और जर्मनी ने युद्धपोत तैयार करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया की नीति। ऑस्ट्रिया चाहता था कि बाल्कन प्रायद्वीप में सर्बिया को शक्तिशाली न बनने दिया जाना चाहिए, परंतु सर्बिया हमेशा रूस की ओर देखता रहा। ऑस्ट्रिया और जर्मनी इसको सहन नहीं कर सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अभाव। यूरोपीय देश युद्ध के लिए तैयार थे। यदि उनको कोई रोक सकता था तो ऐसी स्थिति जो मध्यस्थता करके इनके झगड़ों को कम करती। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ज़रूरत थी जो कि झगड़ों का अंत कर सकती। युद्ध का तात्कालिक कारण। युवराज की हत्या। जून के माह में हैब्सबर्ग राज्य या वंश का युवराज फेर्डिनेंड 1909 में प्रांत बोस्निया के दौरे पर गया। उस समय काफ़ी उत्तेजनापूर्ण वातावरण था, परंतु दूसरी बार प्रजा के दिल को जीतने के लिए यह दौरा जरूरी था। यात्रा के दौरान युवराज का स्वागत किया गया। यात्रा के आखिरी दिन तक ऐसी घटना नहीं हुई, परंतु यात्रा के आखिरी दिन 20 जून को सर्बिया का राष्ट्रीय दिवस मैनेट वाइटस दिवस था, जबकि 1903 में कोसावा के युद्ध में सर्ब लोगों को तुर्कों ने क्रूरता से दबाया था। जब युवराज अपनी पत्नी के साथ इस जुलूस में जा रहे थे, तब एक युवक बोस्निया नामक एक गुप्त समिति के सदस्य के एक विद्यार्थी सदस्य गावरीलो प्रिंसेप ने उनकी हत्या कर दी। सारा यूरोप रंज से गूंज उठा। साराजीवो हत्या का महत्व इस बात में था कि तो किसने हत्या की है, जो एक युवा था। बोस्निया नामक एक गुप्त समिति के सदस्य का एक विद्यार्थी सदस्य गावरीलो प्रिंसेप ने उनकी हत्या कर दी थी। यूरोप में क्या हो गया, रंज गूंज उठा। सारा जीव हत्याकांड का महत्व इस बात से है कि यह महायुद्ध का तात्कालिक कारण बना। वैसे यूरोप में अनेक शाही परिवारों के सदस्यों की हत्या हो चुकी थी, जैसा 1898 में ऑस्ट्रिया की महारानी की हत्या, 1900 में इटली के सम्राट की हत्या, 1908 में पुर्तगाल के राजा को मार दिया गया था। फिर युवराज की हत्या के कारण महायुद्ध क्यों छिड़ा? ऐसा कहा जाए कि मोरक्को संकट, बोस्निया संकट 1900 में और 1912 से 13 के बाल्कन युद्ध के दौरान छोटे देश के टकराव बड़े देशों से खतरा बढ़ गया और विश्व युद्ध के हाथ लग गया। यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ और बाहर कम लड़ा। यह यूरोपीय सैनिक मारे गए और अंत में यूरोपीय प्रशस्त रहा। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम या प्रभाव क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अनेक युद्ध हुए, किंतु यह युद्ध अभूतपूर्व था। इसके व्यापक परिणाम हुए और लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित था। पहला आता है युद्ध का व्यापक होना। धन की हानि हुई थी। राजनीतिक परिणाम हुए थे। राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई। सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी हुई। राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। आर्थिक परिणाम, फिर सामाजिक परिणाम और समाजवाद का प्रसार। ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे या प्रभाव था। पहला, युद्ध का व्यापक होना। इससे पूर्व के युद्ध इतने व्यापक नहीं थे। यह युद्ध यूरोप एवं एशिया दोनों ही महाद्वीपों में हुआ था। यह युद्ध 30 देशों ने भाग लिया था। संसार के केवल 14 देश ही इससे अलग रहे थे। इस युद्ध के बाद समस्त यूरोप में महारानी का प्रकोप या महामारी का प्रकोप हुआ था, क्योंकि इतने लोग मरे थे तो महामारी फैल गई। धन की हानि। इस युद्ध में धन की अत्यधिक हानि के कारण यूरोप को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे देशों में शत्रु का अधिकार रहा और इसका तो सर्वनाश ही हो गया। उनका सर्वनाश हो गया। आर्थिक संकट टालने के लिए जनता पर नवीन कर लगाए गए और जनता की कठिनाइयां बढ़ गईं। राजनीतिक परिणाम। इस युद्ध के बाद एक तंत्र शासन समाप्त हो गया और गणतंत्र जनतंत्र ने इसका स्थान ग्रहण किया। इंग्लैंड, स्पेन, ग्रीस आदि देश में यद्यपि राजतंत्र बना रहा, किंतु यहाँ भी जनतंत्र का विकास शीघ्रता के साथ होना शुरू हुआ। एशिया में भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह की आग धधक उठी और विवश होकर शासकों को जनता की बात माननी पड़ी। राष्ट्रीयता का विकास। इस युद्ध के बाद राष्ट्रीयता का पूर्व विकास होना शुरू हो गया, जहां इस आधार पर पेरिस शांति सम्मेलन में आत्म
निर्णय के सिद्धांत को मानकर 7 नवीन राज्यों की स्थापना की गई, किंतु यूरोप के समस्त राष्ट्रों का निर्माण इसी आधार पर नहीं हुआ। जिन राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की अपेक्षा की गई थी वहाँ की जनता असंतुष्ट रही और इसमें विद्रोह की भावना बबलती रही। अधिनायक तंत्र की स्थापना। युद्ध द्वारा उपस्थित हुई भीषण समस्याएं जनतंत्रीय सरकार द्वारा न सुलझाई जा सकी। फलस्वरूप स्वेच्छाचारी शासकों की स्थापना हुई, किंतु जनता इनकी निरंकुशता को सहन न कर सकी और जनतंत्र का अंत हुआ और अधिनायक ने इनका स्थान ग्रहण किया। सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी। यद्यपि पेरिस के संधि सम्मेलन ने जर्मनी की सैन्य शक्तियों को नियंत्रण कर लिया, किंतु विजयी राष्ट्रों ने अपने सैनिक शक्तियों में निरंतर विकास किया। जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासिस्टवाद के उदय के बाद इन्होंने हर संभव तरीके से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न किया। रूस की साम्यवादी सरकार ने भी ऐसा ही किया। कई बार सैनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के प्रयत्न किए गए, किंतु व्यर्थ रहे। राष्ट्र संघ का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध के उपरांत शांति स्थापना के उद्देश्य को सामने रखकर राष्ट्र संघ निर्माण किया गया। यह इस शांति स्थापना की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, परंतु राष्ट्रों के स्वार्थों के कारण यह सफल न हो सका। आर्थिक परिणाम। युद्ध के बाद साम्यवादी विचारधारा अत्यधिक बलवती रही और उद्योग धंधों पर इसका प्रभाव पड़ा। दिन प्रतिदिन इनकी भावनाएं बदलती रहीं। इस दिशा में अधिक सफलता न मिल सकी। मजदूरों का महत्व बढ़ने लगा और उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी। इन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू किए और लगभग सभी देशों की सरकार ने इनको सुविधा देने के लिए उद्देश्य से अधिनियम पास कर दिया। जनता करों के बोझ से दब गई। फिर आता है सामाजिक परिणाम। इस युद्ध का सामाजिक परिणाम में भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। लोगों के युद्ध में जाने के कारण स्त्रियों के इनके व्यवसाय में लगना पड़ा। इसमें आत्मविश्वास जागृत हुआ। फलतः युद्ध के बाद इन्होंने भी अपने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। इन्होंने बहुत सी मांगें सभी राज्यों द्वारा मांग ली गई और युद्ध में पुरुषों के मारे जाने के कारण स्त्रियों की संख्या बढ़ गई। इसके बड़े बुरे परिणाम हुए। इस युद्ध में काले गोरे का अंतर कम हो गया और विज्ञान की दिशा में पर्याप्त उन्नति हुई और नवीन अनुसंधान किए जाने लगे। समाजवाद का प्रसार। इस युद्ध के बाद सरकार द्वारा उद्योग धंधों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया। मजदूरों के स्तर को धीरे धीरे उन्नत किया जाने लगा। समाजवादी सरकार की नीतियों से संतुष्ट न हुए और उन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। रूस में लेनिन साम्यवादी सरकार की स्थापना करने में सफल हुई। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के परिणाम में भविष्य के इतिहास को एक नवीन मोड़ दिया। क्या युद्ध रोका जा सकता था? टकराव, संधियां, औपनिवेशिक सैन्य अभ्यासों के कारण यह सब हुआ, परंतु इस युद्ध को रोका जा सकता था। ब्रिटेन भी ऐसा कर सकता था। रूस के पास युद्ध की योजना नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ऐसा जरूर किया जा सकता था। जर्मनी ब्रिटेन की कमजोरियां जानता था। ब्रिटेन चुप था। बड़े राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया, अन्यथा युद्ध रोका जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1917 की रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। 1917 में रूसी क्रांति के कारण, महत्व एवं प्रभाव का प्रकाश डालिए। 1917 की रूसी क्रांति के कारण की विवेचना कीजिए। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के प्रारंभ होने के कारण को समझाइए तथा विश्व इतिहास में इनके महत्व की विवेचना कीजिए। 1917 की रूसी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति का आधुनिक
विश्व के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस क्रांति ने रूस को ही नहीं अपितु विश्व के अधिकांश देशों को प्रभावित किया। अन्य क्रांतियों की भांति इस रूस क्रांति के मूल कारण रूस के पीछे 100 वर्ष के इतिहास में निहित हैं। रूस की इस क्रांति ने विश्व को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता का संदेश दिया। 1914 में प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ, जिसमें रूसी सेना की भीषण पराजय हुई। परिणाम स्वरूप रूसी जनता एवं सैनिक में जार शाही के विरुद्ध तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। अंत में मार्च सन 1917 में रूसी जनता ने ज़ारशाही के भ्रष्ट एवं दमनकारी शासन से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह का झंडा ऊंचा कर दिया। 1917 की क्रांति के कारण। सन 1917 में रूस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला आता है जारों की निरंकुशता, दूसरा आता है युद्ध रूस जापान का, सेना में असंतोष, धार्मिक कारण, नागरिक अधिकारों का दमन एवं जागृति, व्यवसायिक क्रांति का प्रभाव, रूस के दार्शनिक तात्कालिक कारण। ये प्रमुख कारण थे। पहला क्या था? जारों की निरंकुशता। रूस में ज़ारशाही सदैव ही निरंकुश एवं देवीय अधिकारों की विश्वासी रही है। इसका विश्वास लोकप्रिय शासन नहीं बल्कि आतंक के शासन में रहा है। अतः इन कालों में जब असंतोष अराजकता सदैव बनी रही, अतः इन काल जनता का सहयोग क्रांति को सरलता से मिल गया। फिर आता है युद्ध रूस जनता या जापान। युद्ध रूसी और जापान का। युद्ध में पराजय एवं प्रथम महायुद्ध में असफलता एवं रूस की वार्साय संधि में अपेक्षा से जारों की शक्ति एवं योग्यता दूरदर्शिता की पोल खोल दी और इस कारण से जनता ने जारों के शासन की समाप्ति की कसम खा ली। फिर आता है सेना में असंतोष। युद्धों के कारण रूस की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई कि सैनिकों को लंबे समय तक वेतन नहीं मिला, परंतु इनके साथ अनुशासन एवं दंड उतने ही अत्याचारपूर्ण रहे जैसे पहले थे। अतः वह सेना से भागकर उपद्रव करने लगे। फिर आते हैं धार्मिक कारण। उस समय बड़े बड़े धार्मिक साधु चरित्रहीन एवं व्यभिचारी थे, जो जनता में बदनामों के कारण बनने लगे और जनता ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ऐसा ही एक साधु पारदी रासपुटिन था, जिससे पूर्ण प्रभाव में जरीना थी। फिर आते हैं नागरिक अधिकारों का दमन एवं जागृति। निकोलस द्वितीय ने 1905 की हिंसक क्रांति से घबराकर अक्टूबर 1905 में क्रांति संविधान, संसद, मतदान, निर्वाचन, मौलिक अधिकारों को और बंदी क्रांतिकारियों को मुक्त कराना स्वीकार कर लिया था, परंतु अवसर मिलते ही वह पुनः दमन करने लगा। इससे 4 बार ड्यूमा को भंग कर दिया और क्रांतिकारी प्रजातंत्र की मांग को दबाया। अतः जनता ने अपने अधिकारों की शक्ति का जागरण हुआ और उन्होंने ज़ारशाही को जड़ मूल से हटाने का फैसला कर लिया। फिर आते हैं व्यावसायिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड की नकल पर विभिन्न देशों का औद्योगिकीकरण हुआ, जहां पर श्रमिक एकता को और शक्ति को बल मिला। रूस में भी किसान एवं श्रमिक संगठन बने जो कि क्रांति के वाहक बने। रूस के दार्शनिक, रूसी साहित्यकार एवं दार्शनिकों ने जारों की निरंकुशता का विरोध कर सामान्य जनता का पक्ष लिया। उन्होंने देश में साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें टॉलस्टॉय, तुर्गेनेव, दास्तोवस्की आदि प्रमुख थे। तात्कालिक कारण। युद्धों में पराजय एवं अकाल क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारण बने, जिन्होंने क्रांति का स्वर्ण अवसर ला दिया। क्रांति से पूर्व रूस की दशा। पहले आते हैं राजनीतिक कारण या राजनीतिक दशा। रूस में एक तंत्र शासन था। चर्च, जहां राजा को देवी अधिकार प्रदत्त किए जाते थे। कुलीन वर्ग के लोग राजा के पक्षपाती थे। सरकारी कर्मचारी राज सत्ता में विश्वास रखते थे। सैनिकों की उन्नति राजा की कृपा पर निर्भर थी। रूस की जनता अशिक्षित एवं अंधविश्वासी थी। सामाजिक दशा। रूस की समाज 3 श्रेणियों में बटी हुई थी: कुलीन, मध्यम वर्ग एवं मजदूर किसान। कुलीन वर्ग के लोग समाज पर अत्याचार करते थे। मजदूरों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 1905 की राज्य क्रांति ने इन्हें जगा दिया। रूस की शिक्षित वर्ग पिछड़ी जातियों की उन्नति का प्रयास कर रहा था। रूस में क्रांति की घटाएं छा रही थीं। नवंबर 1917 की क्रांति। लेनिन वाल्शेविक दल
का संपादक था। मेनशेविक दल ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। उस समय 3 अप्रैल 1917 को लेनिन आ गया। बोल्शेविकों के प्रचार के कारण सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृषकों ने जमींदारों की भूमि को छीनना शुरू कर दिया। मजदूर आंदोलन करने लगे, अपने वेतन बढ़ने की मांग करने लगे और केरेंसी की सरकार का पतन नज़दीक था। देश में अराजकता आ गई। लोगों का विश्वास सरकार पर नहीं रहा। बोल्शेविकों ने 7 नवंबर को पेट्रोग्रेड पर अधिकार कर लिया। केरेंसी की देश छोड़कर भाग गया। इस प्रकार बिना रक्त बहाए क्रांति हो गई। मार्च 1917 की क्रांति ने निरंकुश शासन का अंत कर दिया। मजदूर सरकार की स्थापना की गई और 1917 में बोल्शेविक दल की विजय हुई। लेनिन की देखरेख में एक नए सरकार की स्थापना हुई जिसमें सभी सदस्य साम्यवादी दल के थे। इसमें ट्रोट्स्की वाह सचिव एवं स्टालिन अधीन राष्ट्रों का सचिव बना। लेनिन ने राष्ट्रीय विरोधी विचारधाराओं का दमन किया। इस प्रकार रूस का शासन पूर्ण रूप से लेनिन के पास आ गया। नेक्स्ट आता है रूसी क्रांति का महत्व एवं प्रभाव। रूस की क्रांति का महत्व न केवल यूरोप के इतिहास में वरन विश्व के इतिहास में भी है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की राज्य क्रांति थी। ठीक उसी प्रकार इसी शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी। इस क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़ा। पहला आता है कृषक वर्ग एवं श्रमिक वर्ग का शासन पर सत्ता का अधिकार। 1907 की रूसी क्रांति ने प्राचीन राजवंशों की स्वेच्छाचारिता का अंत कर दिया और किसान एवं मजदूर के हाथ में सत्ता की सौंप दी। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रों में समानता की ओर पग उठाए। नवीन विचारधारा का जन्म। रूसी क्रांति ने साम्यवाद नामक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। इस विचारधारा के अंतर्गत वर्गहीन समाज स्थापित हुआ। कृषक एवं श्रमिक शासन सूत्र को चलाने वाले बन गए। इन क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्र में अपना बिगुल बजाया। नई सभ्यता, नई संस्कृति, नए समाज का पक्षपाती। साम्यवाद नई सभ्यता, नई संस्कृति और नए समाज का पक्षपाती था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका की व्यवस्था किसी क्षेत्र में प्रिय नहीं थी। साम्यवाद का प्रचार। इस क्रांति ने साम्यवाद का प्रचार बड़ी तीव्र गति से किया। साम्यवाद आज आधे यूरोप और 1/3 एशिया में फैल गया है। अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अन्य देशों की नीति में परिवर्तन। जहां रूसी क्रांति द्वारा प्रतिपादित विचारधारा का प्रचार नहीं हुआ, वहां की सरकार ने भी किसानों, मजदूरों की दशा को उन्नत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। किंतु साम्यवादियों को इससे संतुष्टि न होती, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में असफल ही रहेगी। फिर आता है पेरिस शांति सम्मेलन और उसके दूरगामी परिणाम लिखिए। पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। पेरिस संधि सम्मेलन पर एक लेख लिखिए। पेरिस में शांति सम्मेलन 1919। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन प्रारंभ हुआ जिसमें 32 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधि थे। यह सम्मेलन पेरिस में 18 जनवरी 1919 को प्रारंभ हुआ था। इस दिन जर्मन साम्राज्य का जन्म का 48वां वर्ष दिवस था। इस सम्मेलन का फ्रांस प्रधानमंत्री क्लीमेंसो चुना गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए 10 सदस्यों की एक परिषद यह काउंसिल स्थापित की गई थी। 24 मार्च के बाद 10 सदस्यों की परिषद 4 सदस्यों की परिषद रह गई। वे 4 थे: फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इटली के प्रधानमंत्री आर्लेडो। इन्हीं 4 महापुरुषों ने संधि द्वारा विश्व के भाग्य का निपटारा किया। इन 4 व्यक्तियों की सहायता एवं परामर्श के लिए अन्य विभिन्न समितियां भी गठित की गई थीं। इस सम्मेलन में परास्त देश थे, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की,
बुल्गारिया रूस के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस समय सन 1917 में क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में जारशाही का अंत हो गया और वहां पर साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना हो गई। मित्र राष्ट्रों की गुप्त संधियां। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने कुछ राज्यों को अपने पक्ष में रखा युद्ध में सम्मिलित होने के लिए गुप्त संधियां की थीं। इन संधियों में युद्ध के बाद विभिन्न प्रदेशों को परस्पर बांटने का उल्लेख था। इन गुप्त संधियों में प्रथम थी मार्च 1915 में कुस्तुनतुनिया की संधि, जिसके अनुसार ब्रिटेन फ्रांस ने माना कि कुस्तुनतुनिया डायनीलीज वारफोरस के जलडमरू मध्य एवं एशिया माइनर के कुछ भाग पर रूस का अधिकार होगा। इसके बदले रूस ने एशिया के प्रदेशों में ब्रिटेन एवं फ्रांस के प्रभाव क्षेत्रों को मान लिया। सन 1915 की लंदन संधि। इसके अनुसार मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपनी सैनिक सेवाओं के बदले टेंटिनो, दक्षिण टायरोल, टीस्ट, गार्जिया एवं गार्डेस्टक का क्षेत्र, उत्तरी डालमेशिया, बेलोना और उसके आसपास के क्षेत्र देने का वचन दिया था। यदि जर्मनी उपनिवेशों का बंटवारा हुआ तो उसमें भी उसे कुछ हिस्सा दिया जाएगा। फिर आती है मई 1916 का समझौता। यह फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच में हुआ था। इसमें उल्लेख किया गया था कि रूस को तुर्की के साम्राज्य के 2 प्रांत आर्मीनिया और जॉर्जिया और फ्रांस को सीरिया, एशिया माइनर दिए जाएंगे। अगस्त 1916 में रोमानिया के साथ संधि हुई, जिसमें उल्लेख किया गया था कि युद्ध के बाद रोमानिया को ट्रांसवाल्निया, बुकोविना, बनात का क्षेत्र दिया जाएगा। फरवरी 1917 में आंग्ल जापान संधि। इसके अनुसार चीन में शांतुंग प्रांत के समस्त जर्मन अधिकार जापान को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार फ्रांस एवं रूस ने अल्लास, लारेन एवं सार की घाटी पर फ्रांस का अधिकार एवं पोलैंड पर रूस के प्रभाव को स्वीकार कर लिया था। पेरिस संधि में मित्र राष्ट्रों ने इन गुप्त संधियों की धाराओं को लागू करने के प्रयास किए। पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं एवं कठिनाइयां। पेरिस में शांति सम्मेलन प्रारंभ होते ही उनके सामने 2 प्रमुख प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। प्रथम सिद्धांत संबंधी और दूसरी थी प्रक्रिया संबंधी। पहले आते हैं आदर्शवाद एवं कूटनीति का संघर्ष हुआ प्रमुख समस्या। दूसरी प्रतिनिधियों की बहुल्यता एवं विभिन्न धारणाएं। पेरिस की विषाक्त प्रतिशोधात्मक वातावरण, विजेता गोष्ठी, सुनिश्चित एवं स्पष्ट योजना का अभाव, दोषपूर्ण संगठन, कर्णधारों में नैतिक का अभाव, व्यक्तिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्रीयता का सिद्धांत, जर्मन औपनिवेशों की समस्या, जर्मनी को शक्तिहीन करना इसकी प्रमुख समस्याएं थीं। पहले आते हैं आदर्शवाद कूटनीतिक का संघर्ष। शांति सम्मेलन की प्रमुख समस्या थी शांति सम्मेलन का मूल आधार क्या हो। विल्सन एवं जर्मन राजनीतिक का मत था कि जर्मन ने 14 सिद्धांतों को शांति का आधार मानकर युद्ध बंद कर दिया है, इसलिए उनको ही सम्मेलन का मूल आधार स्वीकार किया जाए। इसके विपरीत मित्र राष्ट्र जो युद्ध के दौरान गुप्त संधियों द्वारा एक दूसरे से बंध चुके हैं, गुप्त संधियों को सम्मेलन का मूल आधार बनाना चाहते थे। विल्सन एक आदर्शवादी व्यक्ति था। इसमें शांति स्थापना के संदर्भ में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उनको अन्य प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थे। उनकी धारणा थी कि विल्सन के सिद्धांत आदर्शवादी होने से संधि के लिए अव्यावहारिक थे। प्रतिनिधियों के सम्मुख एक बड़ी समस्या यह थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन आदर्शवाद का पुजारी था और वह न्याय संगत एवं चिरस्थायी शांति की आकांक्षा रखता था। इसके विपरीत मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि पेरिस सम्मेलन को अपने हित की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। इन 2 विरोधी विचारधाराओं के कारण सम्मेलन में कई उलझनें उत्पन्न हो गईं। मित्र राष्ट्रों ने गुप्त संधियां कर रखी थीं और वे कुछ देशों को विजित
प्रदेशों के भाग देने के लिए वचनबद्ध थे। वे इन गुप्त संधियों को लागू करना चाहते थे, पर ये संधियां विल्सन के 14 सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में बाधक थीं। इसलिए वह पेरिस में शांति सम्मेलन का कार्य आदर्शवाद एवं कूटनीतिक चालों के अंतर संघर्ष से प्रारंभ हुआ था। फिर आता है प्रतिनिधियों की बहुल्यता एवं विभिन्न धारणाएं। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के इतने अधिक प्रतिनिधि आए थे कि उनके बीच बैठकर वाद विवाद और विचार विमर्श करना संभव नहीं था। इन विभिन्न प्रतिनिधियों की धारणा भी अलग अलग थी। इन धारणाओं में परस्पर टकराव इतना अधिक था कि प्रतिनिधि किसी न किसी प्रतिनिधि के असंतुष्ट होकर चले जाने की आकांक्षा बनी रही। फिर आता है पेरिस की विषाक्तता, प्रतिशोधात्मक वातावरण। शांति सम्मेलन के लिए पेरिस का चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण था। फ्रांस को जर्मन सेनाओं के कारण युद्ध में अत्यधिक क्षति एवं कष्ट उठाने पड़े थे। इसलिए जर्मनी से बदला लेने के लिए पेरिस की जनता प्रतिहिंसा की भावना से पागल थी। जनता के इस पागलपन में सम्मेलन के कर्णधारों एवं कूटनीतिज्ञों को लकवा मार गया था। पेरिस का समूचा वातावरण तीव्र असंतोष, घृणा, अविश्वास एवं प्रतिहिंसा की भावना से दूषित था। विजेता गोष्ठी। पेरिस की यह शांति सम्मेलन एक विजेता गोष्ठी था, जिसमें परास्त राष्ट्रों को सम्मिलित होने और भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट योजना का अभाव। इस सम्मेलन के सामने कोई सुनिश्चित या स्पष्ट योजना नहीं थी। प्रारंभ से अंत तक यह सबसे विरुद्ध सबका मामला था और यह गड़बड़ झाला एवं छीना झपटी थी। दोषपूर्ण संगठन। सम्मेलन का गठन दोषपूर्ण था। इसकी कार्य पद्धति भी बहुत अपूर्ण थी। सम्मेलन के लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय 3 प्रमुख विल्सन, क्लीमेंसो और डेस के द्वारा लिए गए थे। केवल इनके निर्णय पर मोहर लगाना था। कर्णधारों में नैतिकता का अभाव। फ्रांस के प्रधानमंत्री और सम्मेलन का अध्यक्ष क्लीमेंसो जर्मनी से बदला लेने के लिए कृत संकल्प थे और वह संधि के द्वारा जर्मनी को कुचल देना चाहते थे। वह विल्सन के 14 सूत्रों का विरोधी था और उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसने व्यंग करते हुए लिखा था कि ईश्वर के आदेश तो केवल 10 ही हैं, पर विल्सन तो 14 आदेशों पर आग्रह करता है। एक अन्य अवसर पर उसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के विषय में कहा था कि लॉर्ड जॉर्ज तो अपने को नेपोलियन समझता था, पर विल्सन अपने को ईसा समझता है। इससे स्पष्ट है कि सम्मेलन के कर्णधारों और प्रतिनिधियों के समान दृष्टिकोण एवं नैतिक के अभाव में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। फिर आते हैं व्यक्तित्व। विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंसो एवं ओरलैंडो ने किसी प्रकार की समानता नहीं थी। अपनी अपनी ढपली एवं अपना अपना राग वाली बात थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री का रुख विद्रोही एवं प्रतिशोधात्मक था। उनका एकमात्र लक्ष्य जर्मन का इतना अधिक दमन करना था कि वह फिर कभी फ्रांस के लिए संकट नहीं बन सके। सम्मेलन के 4 प्रमुख महापुरुष के विरोधी व्यक्तित्व एवं स्वभाव से सम्मेलन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुईं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। मित्र राष्ट्र ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे कि जिससे भविष्य में युद्धों की संभावना दूर हो सके। विविध राष्ट्रों के परस्पर झगड़ों को निपटाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। वे विविध राज्यों का एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की प्रवृत्ति को विकसित करे और राज्य के परस्पर झगड़ों का निर्णय शांतिमय उपायों द्वारा करे। राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्रीयता के सिद्धांत। राष्ट्रीयता के आधार पर यूरोप के विविध राज्यों का पुनर्गठन करना महत्वपूर्ण समस्या थी। फ्रांस अल्सास लारेन को जर्मनी से प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस में बटा हुआ था। पोल जाति के लोग चाहते थे कि इन सब भागों को लेकर पोलैंड का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार चेक लोग भी चेकोस्लोवाकिया का निर्माण चाहते थे। जर्मन उपनिवेशकों की समस्या। अफ्रीका एवं एशिया में जर्मनी के विविध उपनिवेश थे।
पर इन विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके संबंध में क्या व्यवस्था की जाए वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। जर्मनी को शक्तिहीन करना। मित्र राष्ट्र जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते थे। भविष्य में जर्मनी इतना अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाए कि वह यूरोप की शांति के लिए भी खतरा बन जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि जर्मनी की सैनिक शक्ति को सीमित कर दिया जाए, इसके जहाज़ों को कम कर दिया जाए और ऐसे सब कारखानों को उनसे छीन लिया जाए जो अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध सामग्री तैयार करते हैं। व्यावसायिक एवं सैनिक दृष्टि से वे जर्मन को इतना अधिक अपंग, निर्बल बनाना चाहते थे कि वह यूरोप की शांति को खतरा न बन सके। पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य। इस सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध के स्थान पर एक दृढ़, न्यायपूर्ण, स्थायी शांति स्थापित करना था। सम्मेलन के कर्णधारकों को केवल शांति ही स्थापित नहीं करनी थी, अपितु शांति को स्थायी बनाने की व्यवस्था भी करनी थी। दीर्घकालीन युद्ध संघर्ष में विध्वंस यूरोप की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को नए आधार पर पुनर्स्थापित भी करना था। पेरिस की संधियां। 4 माह के विचार विमर्श के बाद पराजित राष्ट्रों के साथ पेरिस की संधि की गई। इन 5 संधियां इस प्रकार थीं। पहला आता है जर्मनी के साथ वायसराय की संधि की गई थी जो कि 28 जून 1919 को की गई थी। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को। बुल्गारिया के साथ न्यूइली की संधि जो कि 27 नवंबर 1919 को की गई थी। हंगरी के साथ ट्रियनी की संधि जो कि 4 जून 1920 को की गई थी। तुर्की के साथ सेवे की संधि जो कि 10 अगस्त 1920 को की गई थी। इन संधियों में वायसराय के साथ वायसराय की संधि थी वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। 1905 में रूस की क्रांति के कारण एवं परिणाम पर प्रकाश डालिए। 1905 की जो रूस की क्रांति की असफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। 1905 की रूस की क्रांति। रूस की जनता सुधारों की मांग कर रही थी परंतु जार इसकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ थी। रूस अभी तक रूढ़िवादी बन गया था। क्रांति के बादल दिखाई दे रहे थे। रूस पर औद्योगिक क्रांति का गहरा असर पड़ा। रूस का समाज औद्योगिक गति के साथ बदल नहीं सका। पूंजीपति एवं मजदूरों के बीच मध्य वर्ग का विकास हुआ और जेम्सवश प्रणाली के साथ सभी का विकास हुआ और उन्होंने उदारवादी विचारों का समर्थन किया परंतु निरंकुश शासन वहीं का वहीं टिका रहा। इसलिए असंतोष फैल गया। बुद्धिजीवियों ने असंतोष को मजदूरों और किसानों के साथ जोड़ दिया और व्यापक असंतोष ने रूस को निरंकुशता एवं रूढ़िवादिता, प्रतिक्रिया आदि के विरुद्ध शक्तिशाली आंदोलन खड़ा कर दिया। रूस भावुकता का ज्वार भाटा मानो तीव्र गति से प्रभावित हुआ। स्वेच्छाचारी शासन ने परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थता दिखाई। श्रमिक वर्ग ने आंदोलन शुरू किया। रूस की जनता पर कार्ल मार्क्स एवं मैक्सम गोर्की के विचारों का प्रभाव हुआ। 1894 में जनतंत्रवादी दल का संगठन हुआ। इस दल के सदस्य मार्क्सवादी थे और लेनिन इसके नेता थे। 1903 में इस दल का सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। इस सम्मेलन में इस दल के 2 टुकड़े हो गए। बोल्शेविक एवं मेंशेविक दोनों की कार्यप्रणाली एक दूसरे से भिन्न थी। इस काल में 1901 में क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1902 से 1904 तक रूस में विद्यार्थी, मजदूरों एवं किसानों ने सुधार के लिए सभाओं का आयोजन किया। इस प्रकार रूस में विद्रोहों एवं क्रांतियों की परंपरा बनी। जनता ने जार के खिलाफ आवाज़ उठाई और सारा देश उत्तेजित हो उठा। इस इतिहासकार का कथन था कि 1917 की क्रांति से 12 वर्ष पहले रूस ने अपनी जान की बाजी लगाकर जारशाही के दमन का ऐसा विरोध किया जहां उदाहरण पश्चिमी यूरोप के किसी देश भी में नहीं मिलता। मजदूरों ने 1858 से 1860 तक 284 विद्रोह किए। 1861 में मुक्ति की परिभाषा की गई लेकिन पता यहाँ चला कि किसानों को मुक्ति से कोई अधिकार नहीं या कोई लाभ नहीं है।
1905 की रूस की क्रांति के कारण क्या थे? रूसी जनता के सामाजिक विषमता। रूसी समाज मुख्यतः दो भागों में बटा था, एक अधिकार युक्त और दूसरा या विशेषाधिकार संपन्न, जिसको राज्य के उच्च पद प्राप्त थे, करों से मुक्त थे। इनमें राज्य, परिवार, सामंत एवं उच्च पदाधिकारी आते थे। दूसरा था अधिकारहीन वर्ग, जिसमें मजदूर, किसान, दास शामिल थे। इनको राज्य में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह वर्ग दीनहीन था और भारी असंतोष व्याप्त था। रूसी जार की निरंकुशता। रूस में जार सम्राट का शासन था। वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझते थे और जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते थे। देश की जागृति जनता अब दैवीय सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रूस में अंधविश्वास। रूस एक पिछड़ा देश था। यहाँ शिक्षा की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार रूसी समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। यहाँ पर राजाओं और चर्च दोनों ही अपने को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। ज़रीन पर रासपुटिन नामक एक कुख्यात रहस्यवादी साधु का बहुत प्रभाव था। जार निकोलस भी इससे प्रभावित था। नौकरशाही। शासन को चलाने के लिए जार ने एक नौकरशाही को रखा था। ये लोग अधिक चापलूस थे। ये जनता पर अत्याचार करते थे। रूस में अनेक जातियाँ रहती थीं। इनमें फिन, पोल एवं यहूदी आदि प्रमुख थे। की भाषाएं भिन्न थीं। इनमें जागृति आ चुकी थी और ये स्वतंत्र होने के लिए बेचैन थीं। रूसी सेना की निर्बलता। रूसी साम्राज्य में सेना में भी असंतोष था। कीमिया और जापान के युद्ध में रूस को ठेस पहुंची थी। इस प्रकार सेना की साज सज्जा ठीक नहीं थी। सेना का मनोबल गिर रहा था। एक तरफ सेना में असंतोष था, दूसरी तरफ जनता भी सेना से नाराज थी, क्योंकि इन सेना ने प्रतिष्ठा को गिराया था। 1905 तक किसानों में अल्पसंख्यक विद्रोह हुए थे और 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय के कारण यह सब असंतोष बाहर आ गया था। जनवरी 1905 में किसी अनजान व्यक्ति ने जार की हत्या का असफल प्रयत्न किया था। अब क्रांति शुरू हो चुकी थी। 22 अक्टूबर को पेट्रोग्रेड में फादर गेपन ने मजदूरों की मांगों को जार के सामने रखा और एक विशाल जुलूस निकाला। जुलूस जार को एक आवेदन पत्र देने जा रहा था, परंतु मार्ग में जुलूस पर गोलियां बरसा गईं। सैकड़ों लोगों का सामूहिक रक्त बहाया गया, जिसके कारण इस दिन को लाल रविवार कहा गया। इस कुकृत्य से जार बदनाम हो गया और लूटमार हुई। पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गई। सारा रूस अव्यवस्था के वातावरण में डूब गया। मॉस्को में जार के चाचा ग्रांड ड्यूक सर्ज की हत्या कर दी गई। कारखानों में हड़तालें हुई, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए और दमन चक्र चलाया गया। रूस की जार घबरा गया और वह कुछ सुधार करने के लिए तैयार हो गया। 19 अगस्त 1905 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके अनुसार सभा एवं समुदाय की स्वतंत्रता का वचन दिया गया। साथ ही एक प्रतिनिधि सभा एवं ड्यूमा का भी वचन दिया गया, जिसका निर्वाचन विस्तृत मताधिकार के आधार पर होगा। ड्यूमा को विधान संबंधी समस्त अधिकार प्रदान करने का वचन दिया गया। ऐसा लगा कि रूस में उदारवाद की विजय हो गई है, परंतु एक ही वर्ष में अत्याचार का दौर पुनः चल पड़ा। 1905 में एक भयंकर विद्रोह हुआ। सैनिकों ने 5000 व्यक्तियों को मार डाला। सरकार का दमन चक्र चल रहा था और क्रांतिकारियों का आंदोलन भी। इस प्रकार पूरे देश में अराजकता का साम्राज्य फैल गया। बेटे को उसके पद से हटाया गया। मंत्रियों में दो गुट हो गए, एक सुधार के पक्ष में था, दूसरे दमन का समर्थक था। उस समय रूस में संगठित राजनीतिक दल नहीं थे। मध्यवर्गीय उदारवादियों का दल कहलाया। वह अक्टूबर की घोषणा का समर्थन कर रहा था। दलों में आपसी मतभेद बढ़ रहे थे। सरकार ने काफ़ी लोगों को कठोर दंड दिए। क्रांति की असफलता थी कि निम्नलिखित कारण थे। पहला आता है जार विरोधी आंदोलन में एकता का अभाव था। ऑक्टोबस्ट और अन्य दलों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। सब ने मिलकर कार्य नहीं किया। रूस की सरकारी अधिकारियों ने जार का साथ दिया, सेना ने जार का साथ दिया, उनकी आज्ञाओं को ठोस रूप से लागू कराया। गिरजाघरों ने जार की निरंकुश सत्ता का समर्थन किया। पारदियों ने जनसाधारण को डराया और चेतावनी
दी क्योंकि चर्च पर सम्राट का पूर्ण अधिकार था। यूरोप में कुछ उदारवादी राज्य 1905 की क्रांति से खुश नहीं थे। फ्रांस ने क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रूस की मदद की। प्रथम ड्यूमा के निर्वाचन अप्रैल 1906 में हुआ था। राष्ट्र ने साम्राज्य परिषद की घोषणा की, अर्थात ऐसी संस्था जिसमें अधिकतर नौकरशाही एवं पुरानी परंपराओं से संबंधित व्यक्ति राजा द्वारा नियुक्त किया जाए। यह एक प्रकार का उच्च सदन होगा और ड्यूमा उसका निम्न सदन। इस प्रकार ड्यूमा के अधिकार पहले ही कम कर दिए गए। 10 मई 1906 को ड्यूमा प्रथम अधिवेशन हुआ। द्वितीय निकोलस ने विशाल समारोह के साथ ड्यूमा का उद्घाटन किया। इसका जीवन अल्पकालीन एवं संघर्षमय रहा। नौकरशाही ने इसका विरोध किया और वे इसे शक्तिहीन बना रहे थे। वे इसको समाप्त करना चाहते थे। वे साम्राज्य परिषद या द्वितीय सदन का सुधार चाहते थे। सरकार और विरोधी दलों का संघर्ष बढ़ता रहा। विरोधी दल ने मंत्रियों को ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी निम्न सदन का सुधार, पूर्ण वित्तीय नियंत्रण, नागरिक अधिकार, राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना इत्यादि आरूसी लोगों के लिए संस्था, संगठन, शिक्षा एवं स्वायत्त शासन की मांग। ड्यूमा ने सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण राज्य में सैनिक विस्तार की समाप्ति की मांग की, जिसकी आड़ में वह शासक वर्ग अपराध करता रहा। इस समय एक दल वैधानिक लोकतंत्रात्मक दल था, दूसरा क्रेडिट के नाम से संबोधित किया जाता था। ड्यूमा ने इसी दल का बहुमत था। दलों में मतभेद बढ़ा, सरकार ने इसका लाभ उठाया। इस प्रकार केवल 2 माह के बाद ड्यूमा को भंग कर दिया गया। जार ने सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिए। निराश होकर उसके लगभग सभी सदस्य बाइबोस फिनलैंड के स्थापना पर पहुंचे, जहां पर एक घोषणा प्रकाशित की गई। इस घोषणा में इन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सरकार को कर ना दें और ना ही उनके अधीन सैनिक सेवाएं करें। रूस की सरकार ने इस घोषणा के बाद दमन चक्र चलाया और 35,000 मनुष्यों को निर्वासित कर दिया। 3,000 आदमियों की मृत्यु हुई। अंत में ड्यूमा के नए निर्वाचन हुए। द्वितीय ड्यूमा, जो कि 5 मई 1907 को द्वितीय ड्यूमा का उद्घाटन किया गया, परंतु इसको भी 19 जून 1907 को भंग कर दिया गया। इसकी बैठक केवल 4 माह तक हुई। फिर आता है तृतीय ड्यूमा। इसका उद्घाटन 14 नवंबर 1907 को हुआ था। इसके सदस्य जार के अनुसार कार्य करना चाहते थे। इस प्रकार रूस में प्राचीन व्यवस्था स्थापित हो गई। सुधारों का जोश समाप्त हो गया। इस काल में रूस की नीति का संचालन स्टोलिपिन के हाथों में था, जिसको रूस का बिस्मार्क कहा जाता था। स्टोलिपिन ने कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की और कई उपयोगी सुधार किए। इसमें अर्थव्यवस्था को कुचल डाला और मजदूर एवं किसानों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। इसने मजदूरों के संघ को वैध मान लिया और 1911 में उसकी हत्या कर दी गई। फिर आता है 1905 की क्रांति की असफलता के कारण। राष्ट्रीयता एवं एकता का अभाव था, केंद्रीय संचालन का अभाव था, नौकरशाही एवं तानाशाही का समर्थन, जार को ऋणी एवं सहानुभूति प्राप्त थी एवं क्रांतिकारी और सुधारवादियों का दमन। पहला आता है राष्ट्रीयता एवं एकता का अभाव। क्रांतिकारियों में एकता एवं संगठन का अभाव था। रूस में विभिन्न जातियां, नस्लों के लोग निवास करते थे, उसमें राष्ट्रीयता एवं एकता का अभाव था। केंद्रीय संचालन का अभाव। क्रांतिकारियों में कोई सुयोग्य, समक्ष, प्रभावशाली, सर्वमान्य नेता नहीं था। क्रांतिकारियों में केंद्रीय संचालन व्यवस्था का अभाव था। नौकरशाही, तानाशाही का समर्थन। थल सेना, जल सेना राजभक्त रही और उसने जार का साथ दिया। नौकरशाही, तानाशाही का समर्थन किया। जार को ऋण एवं सहानुभूति प्राप्त होना। क्रांति का दमन करने के लिए जार को फ्रांस से ऋण प्राप्त हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया की सहानुभूति भी जार एवं उनके निरंकुश शासन के प्रति रही। क्रांतिकारियों और सुधारवादियों का दमन। अंत में परिणाम यह हुआ कि जार निकोलस द्वितीय ने पुनः प्रतिक्रियावादी शासन प्रारंभ कर दिया। उसकी सरकार ने क्रांतिकारी, सुधारवादी विद्रोहियों का निर्दयता से दमन किया। सशस्त्र लोगों को देश से निर्वासित कर दिया गया और
सहस्त्रों को बंदी गृह में ठूस दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक रूस में निर्जीव ड्यूमा के अतिरिक्त क्रांति का कोई चिन्ह शेष नहीं रहा। सन 1905 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? यद्यपि सन 1905 की क्रांति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, रूस में तानाशाही सरकार को समाप्त करने और लोकतंत्र की स्थापना करने में असफल रही, किंतु रूस के इतिहास में क्रांति का महत्व यह है कि इसके कारण ड्यूमा की स्थापना हुई। यह संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक प्रगतिशील कदम था। इस क्रांति के कारण रूस में राष्ट्रीयता क्रांति एवं संवैधानिक शासन की भावना के अधिक प्रोत्साहित प्राप्त हुआ और एक नवीन प्रेरणा दी। इस क्रांति से लोगों ने यह शिक्षा प्राप्त की कि निरंकुश नियंत्रित स्वेच्छाचारी जिससे ईश्वर का वरदान मानते थे, वह वास्तव में बर्बर और स्वार्थी तानाशाह थी। सन 1905 की क्रांति श्रमिकों द्वारा संगठित किया हुआ श्रमजीवी जनता का विद्रोह था। यद्यपि यह असफल रहा, पर इस क्रांति ने श्रमजीवियों को भावी क्रांति को सफल बनाने वाला एक अनुभव प्रदान किया था। इसके साथ हमारी जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 4th यूनिट कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।